नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता नुंकर। मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी खून की विशेषज्ञ। मैं खून से रिलेटेड बीमारी, खून के कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करती हूँ। आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। जब भी कोई बोलता है इस बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, हम ऐसे देखते हैं जैसे वो इस दुनिया का नहीं कहीं और से आया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना भी खतरनाक या नॉट पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो आज हम जानते हैं क्या है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम जो बच्चे की बीमारी वाला खून है वो हटा देते हैं और एक नॉर्मल खून उनको देते हैं, जिससे वो एक अच्छा हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी बना सके। तो इन तीन में से अगर कुछ भी गड़बड़ है तो इसके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ऑटोलोगस और एलोजेनिक, इस तरह से दो तरह के बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं। ऑटोलोगस यानी खुद ही का खून लेते हैं, उनको कीमोथेरेपी देते हैं और बाद में ये खून अच्छा स्टेम सेल उनको वापस लौटाया जाता है। एलोजेनिक यानी किसी भाई बहन या किसी और से ये स्टेम सेल्स लिए जा रहे हैं। अगर हम 100% मैच करके भाई बहन से ले रहे हैं तो मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। किसी माँ बाप से अगर 100% मैच हो गया है तो मैच्ड ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर हम किसी एक ऐसे इंसान से ले रहे हैं जो उनसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है पर 100% मैच है तो उसको मैच्ड अनरिलेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलेंगे, मड ट्रांसप्लांट बोलेंगे। अगर फैमिली मेंबर से ले रहे हैं पर 50% ही मैच है तो इसको बोलेंगे हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। पर हम ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों करेंगे? खून के अलग अलग बीमारियों में जब इंसान अच्छी तरह से खून नहीं बना पाता, चाहे वो थैलेसीमिया की वजह से हो, चाहे वो सिकल सेल डिजीज की वजह से हो, या खून का ऐसा कोई कैंसर हो जाए जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है, लिम्फोमा है, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, इन सारी बीमारियों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक की जा सकती हैं। जब भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले होता है कि हमको किस तरह का ट्रांसप्लांट करना है, ऑटोलोगस या एलोजेनिक। अगर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करना है तो कोई और हमें डोनेट करने वाला है और इसके लिए हमें मैचिंग की जांच करनी ज़रूरी है। HLA टेस्ट बोलते हैं इसको, या आराम से की जाने वाली एक टेस्ट है जिसमें आप खून के 2 cc सैंपल देते हो, या फिर बिना सुई लगाए भी ये जांच की जा सकती है, जहाँ पे एक स्वैब से आपके मुंह में पूरा घुमाया जाता है और आप HLA की टेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल ही असुविधाजनक तरीके से ये टेस्ट की जा सकती है। एक बार रिपोर्ट हाथ में आ जाए आपको पता चल जाएगा आपके पास 100% मैच है या नहीं है, और इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं एलोजेनिक मैच करना है, मर्ड करना है, हैप्लो आइडेंटिकल करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इंसान स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सहन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप किया जाता है जिसमें किडनी, लीवर, हार्ट सबकी टेस्ट की जाती है और इससे डिटर्मिन किया जाता है कि वो सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब डिसाइड हो गया कि भैया ट्रांसप्लांट करना है, तो आगे आते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है। तो इसको ब्रीफ में 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। कंडीशनिंग कीमोथेरेपी, जहाँ पे देने वाले को भारी मात्रा में कीमोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम डोनर से स्टेम सेल लेते हैं। डोनर से स्टेम सेल्स जब लेते हैं तब उसको 2-3 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो जब बच्चा पैदा हुआ था तब हम कॉर्ड ब्लड प्रिजर्व करते हैं, या तो वहाँ से हम स्टेम सेल ले सकते हैं। दूसरा, हम डोनर को OT में ले जाके उसके बोन मैरो में से डायरेक्ट स्टेम सेल निकाल सकते हैं। और तीसरा, इनको 4-5 दिन के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद इनके जो स्टेम सेल्स जो खून में आ जाते हैं उसको एक एफरेसिस मशीन की मदद से 2 सुइयां पेशेंट को लगती है और उसको निकाल दिया जाता है। बिल्कुल ही सिंपल प्रोसीजर है, देने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती, ना तभी ना लॉन्ग टर्म। उसके बाद में एक बार ये थैले भर स्टेम सेल्स जो कि यूजुअली 200-300 ml होते हैं हमको मिल जाए, हम उनको या तो तुरंत डोनर को दे देते, रेसिपिएंट को दे देते हैं, या फिर हम इनको फ्रीजर में फ्रीज करके रख देते हैं, डिपेंडिंग हमने ट्रांसप्लांट कब का प्लान किया है। अगर हमें फ्रीजर में फ्रीज करके रखना है तो इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। पेशेंट को स्टेम सेल्स देना एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह इसको सिंपली पेशेंट को चढ़ाते हो, इसमें कोई ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बोन मैरो के अंदर जाके ये स्टेम सेल्स देने हैं, बिल्कुल हम इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह ब्लड में दे देते हैं। अब ये हो गया स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन। लास्ट स्टेप होता है GVHD प्रोफाइलैक्सिस। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आसानी से हो सके। ये दवाइयाँ पहले इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती हैं और जब डिस्चार्ज होते हैं तब गोलियों के फॉर्म में दी जाती हैं, जो कि 3 से 9 महीने चल सकती हैं, डिपेंडिंग कि क्या कारण था स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का। जब हमने कीमोथेरेपी दी और फिर हमने स्टेम सेल्स दिए तो हमारे पेशेंट का खून, प्लेटलेट, WBC बहुत कम हो जाता है। तो इस दौरान जो रिकवरी का पीरियड है जिसमें लगभग 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, मरीज का खून, प्लेटलेट, WBC कम रहता है तो हमें इनको खून, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ सकता है
और चूंकि WBC कम है, इन्फेक्शन का रिस्क है, तो हम इनको पूरी तरह से एक ऐसे आइसोलेटेड कमरे में रखते हैं जहाँ की हवा में भी इन्फेक्शन ना हो। एक बार जैसे जैसे अब ये जो थैला भर खून हमने दिया था, स्टेम सेल्स हमने दिए थे, उन्होंने शरीर का पूरा नया खून बनाया, तो पेशेंट की रिकवरी यानी उनके एनग्राफ्टमेंट यानी उनका HB WBC प्लेटलेट नॉर्मल हो जाएगा। वो हो गया तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज के बाद भी अगले 1 साल के लिए ट्रांसप्लांट में बहुत सारे एहतियात बरतने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी कभी कभी कुछ लोगों को इन्फेक्शंस और GVHD नाम की तकलीफें हो सकती हैं। इसलिए जो आपके डॉक्टर हैं उनको नियमित तरीके से दिखाते रहे, ताकि इसमें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, वो जांचों के थ्रू और पेशेंट को देखकर निर्णय ले सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसप्लांट बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है, और उसके बाद में जब आपकी दवाइयाँ 3 महीने या 9 महीने या 1 साल में जब बंद की जाती हैं, उसके बाद आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसे कि आपको बीमारी कभी थी ही नहीं। रूटीन फॉलोअप करना रहेगा, बट यू कैन एक्चुअली हैव अ ट्रांसफ्यूजन फ्री लाइफ। अगर आप थैलेसीमिक हैं, अगर आप एप्लास्टिक एनीमिया है, तो आपके खून प्लेटलेट WBC नॉर्मल हो सकते हैं। कैंसर है तो कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। ट्रांसप्लांट आपको एक नई जिंदगी की उम्मीद देता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि इसे मुंह न मोड़े, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में जानिए, और एक सही तरीके से, सही माहौल में, सही डॉक्टर के पास, सही हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर कराएं।